जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, फॉर्म फिल हो चुके होंगे, आपने अपना सिलेबस देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि रेलवे एनटीपीसी में या एसएससी जीडी में कितना इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक जीके पढ़ना। स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट के कुछ टॉपिक भी कवर करते रहेंगे हम लोग। जैसे हमने शाम को एक वीडियो अपलोड की, वो हमारे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की। ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे कम कम समय में वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे विज़िट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए सीधा अपने पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? हमने बांग्लादेश इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल हुई है। वहाँ की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ठीक है, क्या है? ढाका। अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जो नए प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, यूनुस। ठीक, मोहम्मद यूनुस वहाँ के क्या बने हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ये नोबेल प्राइज़ विजेता हैं और इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है जब तक वहाँ चुनाव नहीं होते, आम चुनाव नहीं होता। और ऑप्शंस देखेंगे, बीजिंग। बीजिंग कहाँ की राजधानी है? बीजिंग है ये चीन की राजधानी है। कहाँ की? चीन की राजधानी। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। कहाँ की? नेपाल की। ठीक। और इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है? तो इस्लामाबाद हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की। क्या? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की, काठमांडू नेपाल, बीजिंग चीन की। समझ में आया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री या कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य, महाराष्ट्र के नृत्य देखेंगे हम लोग। जैसे महाराष्ट्र का नृत्य है, क्या नृत्य है? जैसे वहाँ पे है तमाशा, तमाशा। ठीक, लावड़ी। ठीक है, और कोली। क्या? कोली। ये सब वहाँ के क्या है? फेमस नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? तमाशा। ये तमाशा कहाँ का नृत्य है? ये महाराष्ट्र का नृत्य है। ठीक, और देख लेंगे हम डांडिया। डांडिया, डांडिया कहाँ का है? उसी के बगल गुजरात का। किसका? गुजरात का। और ठुमरी और दादरी, ये दोनों कहाँ के हैं? ठुमरी और दादरी ये दोनों यूपी के हैं। कहाँ के हैं? यूपी के हैं। इनमें थोड़ा सा समानता होती है। जो ठुमरी होता है इसको स्लो स्टेप में किया जाता है, मतलब धीरे धीरे डांस किया जाता है। और दादरा जो होता है इसको फास्ट किया जाता है, थोड़ा स्पीड में किया जाता है। ठीक, ये दोनों कहाँ के डांस हैं? ये दोनों उत्तर प्रदेश के डांस हैं। तो डांडिया गुजरात की, ठुमरी और दादरा उत्तर प्रदेश की, तमाशा और लावड़ी कोली ये कहाँ की? महाराष्ट्र की। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। एक टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन उठा के उसका विश्लेषण किया गया है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। देखते हैं हम। क्या? उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते थे? मतलब वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन आया है। उस्ताद जो अमजद अली खान थे क्या बजाते थे? अमजद अली खान जी सरोद बजाते थे। ठीक है, क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। अमजद दारा, सरोद दारा। ऐसी कुछ ट्रिक और कुछ अपने दिमाग में ऐसा ही बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे सरोद अमजद, क्या? सरोद अमजद, ऐसे याद कर लीजिए। और देखते हैं तबला। तबला कौन बजाते थे? तबला के सबसे फेमस किसको माना गया? जाकिर हुसैन साहब को। किसको? जाकिर हुसैन। ठीक है, इनको क्या माना गया? ये तबला वादक थे। ठीक, हुसैन। ठीक, वायलिन कौन बजाते थे? वायलिन कौन बजाते थे? वायलिन एक थे रागिनी शंकर। कौन? रागिनी शंकर। ये क्या बजाते थे? ये वायलिन बजाते थे। ठीक है, बीड़ा। बीड़ा के लिए एक मैं नाम बता रहा हूँ, और उससे आप तुरंत समझ जाएंगे। बीड़ा, उनके नाम में ही बीड़ा लगा है। कौन? बीड़ा शेषनाग।
क्या? बीड़ा शेषनाग। ये क्या बजाते थे? बीड़ा बजाते थे। ठीक है, समझ में आया आपको? बीड़ा, बीड़ा शेषनाग, वालियन रागिनी शंकर, तबला जाकिर हुसैन और उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते थे? सरोज बजाते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब इसरो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि चंद्रयान या सारे जितने भी भारत के स्पेस मिशन होते हैं वो यहीं से लॉन्च होते हैं। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, इसके हेड इस समय कौन है? इसके हेड इस समय एस सोमनाथ है। कौन? एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो के साथ साथ एक और भारत की एजेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, डीआरडीओ। क्या? डीआरडीओ। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक, और इसके इस समय हेड कौन है? इसके इस समय हेड हैं समीर बी कामत। क्या? समीर बी कामत, ये इसके इस समय हेड हैं। तो बेंगलुरु का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके इस समय हेड कौन है? इसके इस समय हेड है एस सोमनाथ। ऐसे ही डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके इस समय हेड कौन है? समीर बी कामत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनएसजी जो हमारी है, एनएसजी जो हमारी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो भी बोलते हैं। क्या? ब्लैक, जो देखते नहीं आप ब्लैक कैट्स, पूरे कपड़े ब्लैक होते हैं उनके, ये सबसे भारत की सबसे क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स में आते हैं जब ब्लैक कैट्स कमांडो। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक, इसके इस समय हेड कौन है? इसके हेड कौन है? बी श्रीनिवासन। क्या? निवासन, बी श्रीनिवासन। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री में आती है? ये होम मिनिस्ट्री में आती है। किसमें? होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्टर हमारे कौन है इस समय? अमित शाह जी। ठीक है, अमित शाह जी। ठीक, एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है? एनएसजी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसको ब्लैक कैट्स कमांडो कहा जाता है। इसके इस समय हेड कौन है? इसके इस समय बी श्रीनिवासन है। ये किस मिनिस्ट्री में आता है? ये होम मिनिस्ट्री में आता है। होम मिनिस्टर हमारे कौन है? होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में कब आया? सबसे ज़्यादा चर्चा में आया जब कोविड-19 आया। जब कोविड-19 आया तो सबसे ज़्यादा चर्चा में आया ये। ठीक, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके इस समय हेड कौन है? इसके इस समय हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। कौन? डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, इसके इस समय हेड क्या है? डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस समय हेड कौन है? इस समय हेड डॉक्टर टेड्रोस है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता वो क्या थी? वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये कब से कब तक थी? ये लगभग माना जाता है कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक थी। क्या? ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, ये जो सभ्यता चली थी ये 2500 यानी 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? क्या? चौसा का जो युद्ध हुआ था वो कब और किसके बीच में लड़ा गया था? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था, पहली बात तो ये जान लीजिए, चौसा का युद्ध 26 जून, ठीक है, 1539 में लड़ा गया था। कब? 1539 में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हुमायूं, ठीक, और शेरशाह के बीच। हुमायूं इस युद्ध में क्या हो गया था? पराजित हो गया था। ठीक है, तो ये क्या होगा ऑप्शन इसका होगा 1539, 26 जून 1539 में हुआ था। ठीक है, अब
अब जो ऐसे क्वेश्चन है वो बाई डेट आना शुरू हो गए। पहले केवल उसका ईयर पूछता था, लेकिन अब डेट के साथ पूछता है, तो कन्फ्यूज़न होती है। तो आप डेट के साथ पढ़िए। 26 जून 1539 में किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं युद्ध हार गया था और शेरशाह युद्ध जीत गया था। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई कब थी, पहले ये देख लेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। कब? 1939 में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इसको किसने किया था? इसको किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1897 में। कब? 1897 में। इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने जाने लगा। पराक्रम दिवस, ठीक है। अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1881 में केसरी नामक पत्रिका, ये क्वेश्चन आता है, केसरी नामक अखबार या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो केसरी नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? केसरी नामक पत्रिका के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को जैसे अंग्रेजों ने उनको क्या कहा था? अंग्रेजों ने इन्हें कहा था, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें कहा गया था कि भारतीय अशांति के जनक हैं ये। कौन? भारतीय अशांति का जनक इनको कहा था। क्या? कि इनकी वजह से भारत में अशांति है, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। और गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था? इनको गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के जनक है। कौन? आधुनिक जो भारत है, आधुनिक भारत का जनक। ये एग्जाम में आ जाता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक भी बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है PROM का पूरा नाम। तो PROM का क्या नाम होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का पार्ट होता है। ठीक, रोम का एक पार्ट होता है प्रोग्रामर रोम ओनली मेमोरी। इसका केवल फुल फॉर्म पूछता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इम्पोर्टेंट पुस्तक। कौन? इम्पोर्टेंट पुस्तक में अनटचेबल, क्या? अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनटचेबल किसकी रचना है? अनटचेबल रचना है मुल्कराज आनंद जी की। ठीक है, किसकी? मुल्कराज आनंद जी की। प्रेमचंद जी की कौन सी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनकी, गबन, गोदान, रंगभूमि। सरोजनी नायडू जी की एक रचना देख ले रहे हैं। सरोजनी नायडू जी की एक रचना क्या थी? सरोजनी नायडू जी की एक रचना थी गोल्डन थ्रेशोल्ड। कौन? गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये किसकी रचना थी? गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू जी की रचना थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी ऑप्शन पे चलते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? तो जो प्रसिद्ध रचना कामायनी है, वो कामायनी किसकी रचना है? वो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। इसको महाकाव्य कहा गया है। जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य कामायनी है। और देखेंगे सुमित्रा नंद पंत जी की कौन सी रचना सबसे फेमस रचना? चिदम्बरा। क्या? चिदम्बरा। ठीक है, ये इनकी सबसे फेमस रचना है। महादेवी वर्मा जी की नीरजा और गिल्लू। क्या? गिल्लू, ये फेमस रचना में आती है। गुप्त जी की मैथिली शरण गुप्त जी की रचना क्या है? भारत भारती। क्या? भारत भारती, ये इन सब की फेमस रचना है। पंत जी की चिदम्बरा, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी। ठीक है,
जो हमारा क्वेश्चन भी था, कामायनी और महादेवी वर्मा जी की, नीरजा और गिल्लू, मैथिली शरण गुप्त जी की, भारत भारती। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपातकाल के दौरान, जब भारत में आपातकाल लगता है तो कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। आपातकाल लगने के बाद हमारे सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। किसको किसको छोड़ के? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। जानते हैं मौलिक अधिकार क्या है? ये हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, कितने अधिकार दिए गए हैं हमें? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। किस भाग में? भाग 3 में। ठीक, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और आपातकाल कितने होते हैं? आपात कितने प्रकार के लगते हैं भारत में? 3 प्रकार के। कौन कौन से आर्टिकल में? 352, 356 और 360। ठीक है, आपातकाल कितने लगते हैं? 3, 52, 56, 60। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6, भाग 3, आर्टिकल 12 से 35। समझ आया? कौन कौन से नए निलंबित होते हैं? 20 और 21 नए निलंबित होते हैं। ठीक, ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को हमारा चैनल, हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका, विश्लेषण का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट भी करके हमें बताइए, जिसका हम सुधार करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद। आप